सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी यानी कि फाइनल जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे जाते हैं एंड कौन से डॉक्यूमेंट कितने पुराने होने चाहिए। आपके नेम, फादर नेम या मदर नेम या कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन में आपकी कोई भी मिस्टेक होती है क्या आपको वहां पर सीधा रिजेक्ट किया जाता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया जाता है। आज हम इसी वीडियो में पूरी डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं एंड किस टाइप से एंड उसकी प्रोसेस कैसी होती है। आज हम इसी वीडियो में पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो 10th और 12th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट मांगी जाती है। यानी कि रेलवे ने भी यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में ये बताया है कि आरआरसी ग्रुप डी में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको फर्स्ट टाइम 10th और 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट वहां पर प्रोवाइड कर देना पड़ता है। रेलवे वाले आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। नेक्स्ट आता है एनसीवीटी एंड एससीवीटी यानी कि जो कि आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है। आपने फॉर्म फिल करते समय आपका जो एजुकेशन प्रेफरेंस आईटीआई को चूज किया होगा तो उसी के रिकॉर्डिंग एंड उसी से रिलेटेड आपको वहां पर आपका आईटीआई वाला डॉक्यूमेंट यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट और ये किस फॉर्मेट में चाहिए, ये फॉर्मेट में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा एंड ये कितना पुराना होना चाहिए ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आपका नेम गलत हुआ या कोई भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म फिल करते समय रॉन्ग कर देते हो या मिस्टेक हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है या फिर आपको सीधा जॉब से रिजेक्ट किया जाता है। ये सारी बात हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप एससी एसटी कास्ट में यानी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ये भी आपको किस फॉर्म में चाहिए उसका फॉर्मेट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगी। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि रेलवे आरआरसी ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट मांगते हैं। नेक्स्ट नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर का डिक्लेरेशन वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख दीजिए जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टोटली 70 या 60 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। यहाँ पर एससी एसटी एंड ओबीसी एंड ओपन वालों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपकी सालाना इनकम का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जाता है। जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड ये इनकम सर्टिफिकेट आपको आपके तहसील से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके आधार कार्ड के दोनों साइड वाला फोटो वहां पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड जो भी डॉक्यूमेंट के आप जेरॉक्स या डुप्लीकेट्स लेके जाते हैं उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी वहां पर दिखाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट रियली में ओरिजिनल है ये वेरीफाई करते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। ये तो हो गया आपके आधार कार्ड के बोथ साइड वाला फोटो कॉपी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ओरिजिनली डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर ई एक्स सर्विसमैन। अगर आपने जॉब छोड़ दी है कोई भी सर्विस में कोई भी डिपार्टमेंट पे थे आप तो आपको ओरिजिनल वाला जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो तो आपके पास जरूर होगा एंड ये सर्टिफिकेट आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रोवाइड करना जरूरी है। नहीं तो आपको कुछ
दिनों का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट लाने के लिए, देन आपका वापस से वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट आता है एनओसी फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉय। अगर आप किसी भी सर्विस में काम करते हो, कोई भी डिपार्टमेंट में, तो आपको एनओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो फिर आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है एंड आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी डाउट है किसी भी जॉब के बारे में, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट मेंशन कर सकते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम सर्विस डिफेंस। अगर आप कोई भी डिफेंस में, यानी कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, अगर ये डिफेंस में आप काम करते हैं तो आपको वहाँ का एनओसी भी मांगा जाता है। अगर आपको रेलवे की जॉब चाहिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एनओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि आपने जब आपका फॉर्म फिल करते समय आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म की फीस ओपन वालों ने 500 एंड SC/ST जो कि कास्ट में कैंडिडेट आते हैं उन्होंने 250 रुपए की फीस वहां पर डिपॉजिट की होंगी या चालान भरा होगा। वो SBI के थ्रू हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जिस भी माध्यम से आपने आरआरबी का चालान भरा होगा वो चालान स्लिप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टॉप हो जाएगा एंड देन आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिलती है ये चालान तो आपका जॉब भी जा सकता है। सो आपके पास अगर ये रिसिप्ट नहीं है तो हम आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। जिन भी स्टूडेंट के पास है तो वो प्लीज उसे संभाल कर रखिए एंड ओरिजिनली वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल चालान वहां पर आपको सबमिट कर देना होगा। नेक्स्ट है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। मुझे पता है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ट्रांसजेंडर हुआ है। अगर हुआ भी तो आपको आपके हॉस्पिटल के थ्रू जब ट्रांसजेंडर किया जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, वही ओरिजिनली सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना होगा। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कोई भी स्टूडेंट आप में से अगर जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करता है तो उसे डोमेस्टिक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जम्मू कश्मीर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डाइवोर्स सर्टिफिकेट। अगर आप में से कोई लड़की का डाइवोर्स हो चुका है तो आपके पास भी कोर्ट से दिया हुआ डाइवोर्स सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनली, वो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वहां पर प्रोवाइड कर देना पड़ता है। नेक्स्ट है डेथ सर्टिफिकेट। आप में से कई स्टूडेंट के माँ या पिता या हो सकता है कोई लड़की के पति की डेथ हो चुकी होंगी, तो आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट अगर होगा तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। देखिए, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो उसका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहां पर प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट मेडिकली सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो कि फिजिकली हैंडीकैप है उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी ओरिजिनल वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने पुराने होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट की तरफ से मुझे कमेंट आते हैं, तो देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि SC एंड ST कैंडिडेट के लिए मांगा जाता है, तो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में आपका 1 साल पुराना मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज्यादा पुराना अगर होगा तो आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा, हो सकता है 20 या 25 डेज का टाइम दिया जाएगा। देन उसके अंदर आपका फिर से एक बार वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। सो ये गलती ना करें, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है उसके पहले ही आप 1 या 2 मंथ पहले आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए। नेक्स्ट आता है OBC NCL। ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको 6 मंथ पुराना यानी ओल्डर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सालाना इनकम जो है वो चेंज होता रहता है। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी 1 साल के अंदर जॉब को लगता है तो आपकी सालाना इनकम ऑटोमेटिकली चेंज होती है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे आपको 6 मंथ पुराना
आपका OBC NCS सर्टिफिकेट मांगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर से कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा और आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर लिया जाएगा। आपको वहाँ पर सीधे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। एंड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की बात की जाए यहाँ पर, तो 1 साल पुराना आपका माइनॉरिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनका सर्टिफिकेट जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो आपको रेलवे की ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। एंड ये आपका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना होना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है। अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर से कुछ दिनों का टाइम देकर आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर सर हमारे नेम में जब आप फॉर्म फिल करते हो, ये तो रेलवे वाले भी समझ लेते हैं कि फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई गलती होती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या आपके माता पिता या किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में कोई गलती होती है एंड कोई दूसरे डॉक्यूमेंट पे अलग आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वकील के पास जाकर आपको एक एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत होती है। एंड एफिडेविट बनवाना ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आपका यहाँ पर 300 से लेकर 500 के बीच में आपको ये एफिडेविट बनवा कर एक लॉयर देता है। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैक्सिमम 3 या 4 डेज के अंदर आपका एफिडेविट बन के तैयार हो जाता है। सो अगर आपका ऐसा कोई भी मिस्टेक है एंड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट मेंशन करना ना भूलें। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट पिक करने के बाद उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड मोस्ट जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में यानी कि फाइनल सिलेक्शन के टाइम में अगर कोई भी 2 स्टूडेंट को सेम मार्क आते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई एक स्टूडेंट जो कि है 23 ईयर्स का एंड दूसरा जो स्टूडेंट है 25 ईयर का, इन दोनों स्टूडेंट को 75 एंड 75 सेम मार्क्स है, तो यहाँ पर रेलवे वाले पहले किसे चूज करेंगे या जॉब के लिए रिकमेंड करेंगे और वो जॉब किसे मिलेंगी? देखिए, रेलवे की नोटिफिकेशन में ये साफ साफ किया गया है जिसकी भी एज ज्यादा होंगी उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट की 23 ईयर एज है उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा एंड जो ज़्यादा एज वाला है यानी 25 एज वाला स्टूडेंट है उसे ये जॉब रिकमेंड की जाएगी। सो ये थे सारे डाउट्स आप सभी के कमेंट्स के। मैंने हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट्स बचता है या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। देन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।